नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का। बिहार में 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और बाढ़ से बचने की चुनौती है तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बचना है। दरभंगा की ये तस्वीरें देखकर आप शायद पहचान ही ना पाए। नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब हर तरफ बहता पानी ही दिखाई दे रहा है। गांव में पानी भर गया है, लोग पानी में आधे डूबे हुए हैं। रास्ते में जो कुछ आया पानी में बह गया या फिर डूब गया। दरभंगा में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के बेतिया में भी स्थिति सामान्य नहीं है। नहर नदियों का उफान आसपास के इलाकों में अपना असर दिखा रहा है। लोग बाढ़ की वजह से पलायन कर रहे हैं। घरों में सिर्फ पानी ही पानी है। कच्चे मकान बाढ़ में ढहने की कगार पर हैं और लोग बाढ़ के आगे बेबस बने हुए हैं। खेतों में पानी भर गया है और इलाके में सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही। हम लोगों ने असम में 16 टीमें और बिहार में 21 टीमों को तैनात किया है और लगातार राहत और बचाव का काम वहां हो रहा है। और बिहार में ज्यादातर 8 से 10 जिले जो उत्तरी बिहार के हैं वो अफेक्टेड है। असम में लगातार बारिश की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। असम के 28 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। तस्वीरें असम के सोनितपुर की हैं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। घर पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इसी तरह असम के 2300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। असम में बाढ़ से करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है। असम के डिब्रूगढ़ में भी बारिश से तबाही मची हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। कई गांव डूब चुके हैं। लोग अपने बचाव में गांव घर छोड़ने पर मजबूर हैं। गांव के गांव सरकारी कैंपों में रह रहे हैं। असम में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। गुवाहाटी में लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी में उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। असम में अब तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है। असम में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 346 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। असम में बाढ़ से करीब 56 लाख लोग प्रभावित हैं। रूस ने भारत में बाढ़ और बारिश से तबाही पर संवेदना जताई है। असम के लखीमपुर जिले में भी स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन ये हिम्मत देने वाली तस्वीर भी लखीमपुर की ही है। लखीमपुर के गोहपुर में बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं। गांव में पानी भर गया है, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा देखिए। बाढ़ के बावजूद ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोरोना हो या बाढ़, इनकी सेवाएं जारी हैं। स्वास्थ्य कर्मी गांव में नाव से जा रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के बीच पैदल चलकर ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। असम की बाढ़ जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क के कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से जानवर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। काजीरंगा में बाढ़ और बारिश से करीब 120 जानवरों की मौत हो चुकी है। भारत में बाढ़ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पुतिन ने लिखा कि देश के कई राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान पर हमारी संवेदना स्वीकार करें। रूस उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने बाढ़ में अपनों को खो दिया। रूस पीड़ितों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद अस्पताल में 2-2 फीट तक पानी भर गया। मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर पानी के बीच ही कुर्सी लगाकर मरीजों को देख रहे हैं। दवाइयां, इंजेक्शन, ग्लूकोज सब कुछ पानी में तैर रहा है। बाहर नाले का गंदा पानी अस्पताल में आकर अब भर रहा है। यह अस्पताल के उस विभाग की हालत है जहां इमरजेंसी के मरीज लाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मणिपुर के लिए हर घर जल मिशन की शुरुआत की। इस योजना से 2,80,000 घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर के लिए पानी सप्लाई करने की परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के हर घर जल मिशन का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि पूर्वोत्तर का विकास एवं समृद्धि हमेशा ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चीन के खिलाफ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने बेहतरीन अवसर गंवा दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा,
एक शख्स की इमेज पूरे देश की इमेज का विकल्प नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर फिर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने पड़ोसियों से डील करने के लिए एक ग्लोबल दृष्टिकोण अपनाना होगा। Well, the first thing is you're not going to take on China without a vision. And I don't mean a national vision. I mean an international vision. अमेरिका के चैनलों का दावा है कि ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्यिक दूतावास के अंदर हजारों दस्तावेज में आग लगा दी गई है। चीन के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति ने घटना का यह वीडियो बनाया। इसमें साफ नजर आ रहा है कि दस्तावेज में आग लगाई जा रही है और बड़ी तादाद में दस्तावेज जल गए हैं। इस घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security. चीन ने अमेरिका के उठाए कदमों पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। अगले साल तक देश का पहला थिएटर कमांड बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें एक कमांडर के हाथ में सेना के तीनों अंगों की कमान होगी। जल, थल और वायु सेनाएं थिएटर कमांड का हिस्सा होंगी। थिएटर कमांड का सबसे सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब बात तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की होती है। कहा जा रहा है कि देश में 2 से लेकर 5 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक चीन से तनाव के बीच थिएटर कमांड बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। यहाँ से बनी रणनीतियों के अनुसार दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। भारतीय सेना में महिलाओं को बराबर अवसर देने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन आर्मी में महिलाओं के स्थायी कमीशन को रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। आज सरकार की ओर से जारी किए गए सैंक्शन लेटर के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। इस आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। वहीं अब जल्द ही परमानेंट कमीशन सेलेक्ट बोर्ड की ओर से महिला अफसरों की तैनाती हो सकेगी। इसके लिए सेना मुख्यालय ने कई अन्य एक्शन लिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राजस्थान के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला अंतिम भी नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों की कई टीमें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैक्सीन की स्थिति पर एक बयान जारी किया है। कोविड-19 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी ट्रायल की कई स्टेज बाकी है। WHO ने यह भी कहा कि कोरोना की पहली वैक्सीन अगले साल यानी 2021 तक ही आ पाएगी। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी मिली है। इसके साथ ही वैक्सीन मिलने के बाद भी दुनिया भर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में वक्त लग सकता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा रिकवरी की खबर भी हमें मिली है। देश में 12,38,635 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 7,82,606 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,720 मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। साथ ही 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 29,557 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ देश का कोरोना रिकवरी रेट 63.18% पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज चांदनी चौक का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल से 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया अभी तक। केजरीवाल यहां चांदनी चौक के मेन एरिया का रीडेवलपमेंट का काम देखने आए हुए थे, जिसमें कोरोना की वजह से देरी हुई है। रीडेवलपमेंट के काम में कम से कम 90 करोड़ रुपए लगेंगे। सितंबर से चांदनी चौक रोड पर गाड़ियों का शोर और धुआं खत्म हो जाएगा। रोड पर सिर्फ पैदल चलने वाले ही नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आज वृक्षारोपण अभियान 2020 शुरू किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से एक निवेदन भी किया। मैं श्री प्रहलाद भाई को निवेदन भी करना चाहता हूं, क्या जितने भी वनों का आप
उपवनों की शुरुआत करे हैं वो सभी को चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ना चाहिए। मेरठ लव जिहाद मामले में आरोपी शमशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में लव जिहाद में मां और बेटी की हत्या के आरोपी शमशाद को मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शमशाद को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। वहीं शमशाद के तमाम ठिकानों से सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने शमशाद के घर पर बुलडोजर चला दिया है। मेरठ में 4 महीने पहले प्रिया नाम की महिला और उसकी 10 साल की बेटी लापता हो गई थी। 4 महीने बाद मेरठ पुलिस की जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें आरोपी शमशाद ने अमित नाम रखकर पहले हिंदू लड़की से शादी की और फिर राज खुलने पर दोनों को मार डाला। और राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम पर राजनीति शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाएं तो सही है, हम मस्जिद जाएं तो गुनाह है। अगर आप बकरीद के टाइम के ऊपर ये कहेंगे कि प्रतीकात्मक कुर्बानी तुम्ही करा, क्या होता है ये प्रतीकात्मक? इमेजिनरी आप कुर्बानी कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह का फरमान जारी करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने खामोशी से हाँ साहब आपका फरमान आया, अब हम उसको मान लेते हैं करके, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। मोदी साहब 5 तारीख के दिन कहाँ जा रहे हैं? ग्रीस में पेलोपोनीस के पास जंगलों में भयानक आग लग गई है। जंगलों में भीषण आग के बाद आसपास के गांव को खाली करवाया गया। आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। 70 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, 5 हेलीकॉप्टर्स और 2 प्लेन इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग सूखे पेड़ पत्तियों और तेज हवाओं की वजह से फैली, ये पता चला है। लॉकडाउन के दौरान पटना पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। पटना पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेचने वाले की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह सब्जी विक्रेता पर लाठी बरसा रही है। पुलिस की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और कंकड़बाग थाने की पुलिस की लोग अब खूब आलोचना भी कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.